बेटा हमने पिछली वीडियो में ऑगस्टस के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रिंसिपेट बोला है। ठीक है, यानी साम्राज्य शब्द की जगह उन्होंने प्रिंसिपेट शब्द का इस्तेमाल किया। ओके, और उन्होंने अपने आप को एक प्रमुख नागरिक की संज्ञा दी, यानी अपने आप को भी उसने नागरिक ही बताया। ओके, और ये सब उसने किया सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए। ओके, शासक ने ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया था। ओके, अब इसमें आगे आएगा बेटा आपका कि सेनेट वह निकाय था जिसमें उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी के गणतंत्र था। ठीक है, रिपब्लिक यानी के गणतंत्र था। मीन्स आप लोगों का जब स्टार्टिंग में जो रोम साम्राज्य था वो एक गणतंत्र था, उस वक्त से ही ये सेनेट काम कर रहा है। ठीक है, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा हुआ था इसने। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था, यानी बड़े लंबे चौड़े समय तक इन जो आप लोगों की ये सेनेट संस्था थी, एक बड़े लंबे चौड़े समय तक कई शताब्दियों से काम कर रही थी वहाँ। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों यानी कि मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि सेनेट क्या थे। उसके लिए आप लोगों को ये पूरा लिखना पड़ेगा कि सेनेट वह संस्था है, ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। और आगे चलकर इसमें इतालवी मूल के लोग भी शामिल हो गए थे। यानी ये करने की बजाय आप लोग सिंपल सुनो बेटा कि जो आप लोगों की ये सेनेट है, इस सेनेट में नॉर्मली वो संस्था है जो पूरे साम्राज्य को संभालने में राजा के साथ काम करती है। ठीक है, राजा के साथ मिलकर काम कराती है। और जो हमारे राजा हैं वो सारे टैक्स वसूलने का अधिकारी ने दे के बैठे थे। ये सेनेट ही थे जो आप लोगों के लगातार सभी से टैक्स वसूल करते थे। जो अपनी सेना का खर्चा होता था उसको अपने पास रखते थे और सारा राजा को दे दिया करते थे। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा तुम्हारा कि बाद में आगे चलकर इसमें इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। तो जो इतालवी मूल के थे, इतालवी यानी इटली के जो व्यक्ति हैं उन्हें इतालवी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यानी जो इतालवी मूल के लोग थे वो भी इसमें शामिल हो गए थे। अब ये जो शामिल हुए लोग थे इन्हें किसने शामिल किया, क्यों शामिल किया, ये सब आपके ऑगस्टस के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आप लोगों के ऑगस्टस पे निर्भर करता है। अब ये कहता है ये वही लोग थे जिन इताली मूल के लोगों को शामिल किया गया था, ये वही थे जिन्होंने रोम के इतिहास की ज़्यादातर पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, इन्होंने ज़्यादातर जो पुस्तकें लिखी थी वो यही इतालवी लोग थे। ये यूनानी और लातिनी लैंग्वेज में इन्होंने सारी बुक्स लिखी थी। और पता है इन बुक्स में सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, इन्होंने राजा के बारे में, सेनेट के बारे में सब उन्होंने इन्हीं बुक्स में लिखा था, जिसके कारण आप लोगों को सेनेट की स्थिति का पता लगा। ठीक है बेटा, तो सेनेट बुरे थे, कैसे थे, सेनेट किस तरीके का व्यवहार रखते थे राजा के प्रति, ये सब हमने उनकी किताबों से ही सीखा है। ठीक है, तो अगर उन्होंने भलाई कर दी तो हम लोगों को अच्छे लगे, अगर हमें बुराई दिख रही है, उसमें बुराई लिखी हुई है, तो हम सोचते हैं कि सेनेट बड़े बेकार थे। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है बेटा कि इन पुस्तकों से यह स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात को लेकर की जाती थी कि वो सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। यानी सबसे बुरा सम्राट वो माना जाता था जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुता का व्यवहार करता था। ठीक है, सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुता का व्यवहार करता था, यानी जो राजा सेनेट के प्रति अच्छा व्यवहार करता था वो अच्छा था। ठीक है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता था वो खराब था। ठीक है, एक छोटी सी सीधी सी बात, अच्छा राजा वही था जो सेनेट के साथ अच्छा व्यवहार करता था, बुरा राजा वही था जो इनके साथ बुरा व्यवहार करता था।
ठीक है, यानी यहीं से उसकी परख की जाती थी कि कौन सा राजा कितना ताकतवर है और कितना अच्छा है। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया था कि यह संभव है। यानी अगस्टस के आने से पहले ये फ्री हैंड काम करते थे सेनेटर, लेकिन अगस्टस ने आकर फ्री हैंड भले ही बना दिया था बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये भावनाएं तो थी ही कि हमारे ऊपर कोई विदेशी बैठा है, हमारा सम्राट जो बना बैठा है वो कोई विदेशी है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। ये हमारी तीसरी आगे संस्था सेना। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना बेटा, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसमें पढ़ा सम्राट, ठीक है, सम्राट के साथ सेनेट, ठीक है, और अब हम एक तीसरे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, वो है सेना। ओके, इन्हीं तीन के बारे में पढ़ोगे आप लोग। ये तीन किस तरीके से साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे थे वो देखिए। फारस के साम्राज्य में तो बलात भर्ती वाली सेना थी, यानी वो सेना थी जो एक व्यावसायिक सेना मानी जाती थी रोम में, जिसमें प्रत्येक सेना को वेतन दिया जाता था। तो बेटा एक क्वेश्चन और आता है आप लोगों के 1 मार्क्स का क्वेश्चन और बनता है हमेशा कि सबसे पहले वेतन भोगी सेना कौन सी थी। ठीक है, किस राजा ने अपनी सेना को ये वेतन भोगी बनाया था, यानी काम के बदले में प्रॉपर वेतन दिया करते थे। तो रोमन साम्राज्य के सम्राट है। ठीक है, सेना साम्राज्य में सबसे बड़े एकल संगठित निकाय थी। एकल यानी एक ही बहुत बड़ी, संगठित यानी प्रॉपर रूप से बनी हुई निकाय थी। ठीक है, और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति भी थी। ठीक है, अगस्टस के पास 4वीं शताब्दी यानी अगस्टस वाले सिस्टम में तकरीबन 6 लाख सैनिक रहा करते थे, और सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने में इनकी बेहद भूमिका रहती थी। अब ये क्यों था वो भी सुनो बेटा। अब हमने जो सेना के बारे में पढ़ा इस लास्ट वाले पैराग्राफ में आपने 2-3 बातें पढ़ी। इसमें एक तो ये पढ़ा कि जो मुख्य खिलाड़ी है सम्राट और सेनेट के बाद वो सेना है। दूसरी बात, जो सैनिक थे वो वेतन भोगी थे, उन्हें वेतन मिलता था काम के बदले। दूसरी बात, उन्हें अपने हर व्यक्ति को कम से कम 25 साल तक सेना में रहकर देश की सेवा करनी ही पड़ती थी, सम्राट की सेवा करनी ही पड़ती थी। ठीक है, आपकी मुख्य बात सुनिए, जो सेना थी, सेना बहुत ताकतवर थी, वो सम्राटों के भाग्य निर्धारित करती थी। यानी कहीं ना कहीं आप लोगों के सम्राट भी इनसे डरते थे। ओके, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतने बड़े रूप में थे बेटा कि इनके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि अगर ये चाहे तो राजा को हटा सकते थे उसके पद से। ठीक है, और जो सेना थी वो सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। ठीक है, अब पावरफुल थे तो भाई कई तो अपनी मैं तो वो भी दिखाएंगे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो ये आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। ठीक है, अगर इनको लगता था कि सम्राट इनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो उठा के आंदोलन कर दिया करते थे। अगर आंदोलन का भी असर नहीं पड़ता था तो उठा के विद्रोह कर देते थे। ठीक है, विद्रोह करने के बाद तो राजा को सुननी पड़ेगी उनकी बातें। ठीक है, तो जो सेना थी वो वाकई में काफी एडवांस थी इस मामले में, समय समय पर मांग करती रहती थी कि हमें ये सुख सुविधाएं दो, हमारा वेतन बढ़ाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो। ठीक है, तो सेना के थोड़े नखरे ज्यादा थे। ओके, तो यहाँ पर ये बात करेगा कि यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। ठीक है, सेनेट के प्रति यानी सेनेट के लोगों के साथ जो सहानुभूति रखते थे, हमने उन इतिहासकारों से सेना के बारे में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि सेनेटरों को तंग करने वाले केवल सैनिक ही होते थे, इसीलिए सेना को यहाँ बुरा दिखाने की कोशिश की गई है जबकि सेनेटर को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है।
तो बेटा इतिहास में ये बातें तो आप लोगों की आएंगी ही आएंगी कि विभिन्न इतिहासकारों ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हैं, ठीक है। वो कैसा सोचते थे उसी आधार पर उन्होंने बुक्स तैयार की हैं। तो जो बुक्स हमें मिली उनमें हो सकता है कोई बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका पहलू जो लिख रहा है उसकी नज़र में बेकार हो तो उसके बारे में बेकार ही लिखेगा, ठीक है। तो हम 100% सही जानकारी हर एक चीज़ की नहीं मानते, इसलिए बहुत सारी और भी किताबें इस्तेमाल की जाती है हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल इकट्ठा करने के लिए। कभी एक किताब से हम लोग 100% कि हमने इतना कर लिया या फिर इससे यही निष्कर्ष निकला वो सेट नहीं होता है। कई सारी बुक्स कई सारे ग्रंथ पढ़े जाते हैं तब जाकर पहुंचा जाता है किसी निष्कर्ष पर कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग यानी ये लोग जिनका जिक्र किया जा रहा है वो इस टाइप के थे। एक पुस्तक को कभी आधार नहीं बनाया जाता, ठीक है। अब इसके बाद है कि उन इतिहासकारों ने तैयार की थी वो पुस्तकें जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती भी थी क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी, ठीक है। क्योंकि जो पुस्तकें लिखी गई है उन पुस्तकों में ये डायरेक्ट डाला गया है कि जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा हिंसा करती थी, ठीक है। अब याद करो उस फर्स्ट वीडियो को जिसमें मैंने बोला था कि वो सेनेटर को पीटी आती थी, ठीक है। जब भी सेनेटर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते थे तो सेना 1 सेकंड में 1 झटके में उसे सुधार देती थी, ठीक है। तो उसको हिंसा का स्रोत तो बताएंगे। विशेष रूप से 3री शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थिति में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े थे, यानी टैक्स वसूलने का काम तो सेनेट का ही है, ठीक है। अब ऐसे में अगर सेनेट उसे पूरी तरीके से पाने में कामयाब नहीं होगी तो यहाँ इतिहासकार बताते हैं कि इन हालातों में जो सेना थी वो सेना सेनेटरों को भी और जनता को भी दोनों को तंग करती थी, ठीक है। संक्षेप में सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, ठीक है। यानी सम्राट हमेशा वही सफल माना जाता था जो बहुत बड़े लेवल पर सेना पर कंट्रोल कर सकता था। अगर जो कंट्रोल नहीं कर सकता था इसका मतलब वो अच्छा सम्राट या प्रभावी सम्राट नहीं है। और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी यानी बट जाती थी किसी बात को लेकर तो गृह युद्ध हो जाता था, यानी देश के अंदर ही परिस्थितियां खराब हो जाती थी, ठीक है। एक ऐसा ही वर्ष है 69 ईस्वी, यानी जो ये वर्ड तुम्हारा आया 69 ईस्वी, यानी कि आपके ईसा मसीह के जन्म के बाद का 69वां साल, ठीक है। इसको छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, यानी पहली शताब्दी में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत शांति बनी रही। लेकिन सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था, यानी परिवार वंशक्रम पे, यानी कि पहले दादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ठीक है। तो पिता का राज्य पुत्र को ही मिलता था, चाहे वह नैसर्गिक हो या ग्रहण किया हुआ, ठीक है, यानी या खुद का हो या गोद लिया हुआ, ठीक है। और सेना भी इसी सिद्धांत को पूरी तरह मानती थी, उन्हें सिर्फ हेड चाहिए था, बैठा हुआ व्यक्ति। उदाहरण के लिए जैसे टिबेरियस था, ठीक है, जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले आगस्टस का पुत्र, लेकिन ये इसका खुद का पुत्र नहीं था, उसने गोद लिया था। आगस्टस ने टिबेरियस को गोद लिया था, लेकिन इस टिबेरियस को फिर भी सम्राट सभी ने माना था, ठीक है। किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टस ने उसने गोद लिया था। प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। अगस्टस से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना चौड़ा था कि उसमें और ज़्यादा विस्तार करना अनावश्यक था, यानी कि अगस्टस ने बहुत बड़े लेवल पर
बार बार अपने शासन को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको लगता था कि जितने बड़े रोम साम्राज्य पर वो अधिकार करके बैठा है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। ठीक है, इसीलिए अगस्टस ने भी और टिबेरियस ने भी, इन्होंने किसी तरह का कोई भी इलाका जीतकर बार बार अपने में मिलाना, उस पर कंट्रोल करना, ये सारी चीजें उन्हें बड़ी अनावश्यक लगती थी। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो देखिए बेटा, अगस्टस से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और ज्यादा विस्तार करना अनावश्यक सा लगता था। वास्तव में अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के बाद हुआ था। क्योंकि आपको बताया गया था कि अगस्टस से पहले बहुत सारे ऐसे राजा आए थे जिन्होंने रोम साम्राज्य पर लगातार अटैक करते रहे थे उसे हराने के लिए, लेकिन कोई हरा नहीं पाया था। सॉरी, ठीक है, कोई हरा नहीं पाया था और सेनेट और उनकी सेना कंटिन्यू युद्ध में लगे रहते थे। इनके बार बार युद्ध में लगे रहने की वजह से ही वहां पर अशांति के माहौल बने हुए थे। इसके आगे बेटा, इसमें क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के बाद हुआ था, साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट त्राजान ने किया था, जो कि 113 से 17 ईस्वी के बीच चला था। यानी इसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरंतर कब्जा कर लिया था, लेकिन इसके उत्तराधिकारी जो थे उन्होंने आकर उसको एक बार दोबारा से छोड़ दिया। ध्यान रहे, फरात नदी थी, इधर की तरफ रोम साम्राज्य था, इधर की तरफ ईरानी साम्राज्य था। अब त्राजान यहां से था, ठीक है, त्राजान यहां से था। त्राजान ने इधर यानी फरात नदी के पार कुछ इलाकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, लेकिन त्राजान के जो उत्तराधिकारी आए उन्होंने इस इलाके को छोड़ दिया, दोबारा से छोड़ दिया, क्योंकि उनको भी लगा कि ये बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये जो आप लोगों के बॉक्सेस वगैरह में आ रहे हैं ये आप लोगों को जरूर पढ़ने चाहिए, एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से। ठीक है, इस काल की एक और विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। ठीक है, यानी रोम साम्राज्य बहुत बड़े लेवल पर तो था ही था, साथ में इसने बहुत बड़े लेवल पर जितने भी छोटे मोटे इलाके थे जिन पर प्रशासनिक शासन नहीं चलता था उन सारों को धीरे धीरे करके अपने साथ मिला लिया था। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में थे उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। यानी कि जैसे त्राजान का बताया था मैंने कि जो फरात नदी के पश्चिम में तो ये है इलाके, यानी ये इलाके भी धीरे धीरे करके हड़प लिए थे आपके रोम साम्राज्य ने। ठीक है, यानी लगातार आप लोगों का जो चले जा रहा है सिस्टम, ये सिस्टम जो ईरान और रोम के बीच था, तो थोड़ा सा वही कह दो कि भाई बहुत प्रॉब्लम ही क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। अब इन्होंने फरात के पश्चिम के क्षेत्रों को हड़प लिया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। ठीक है, जिन इलाकों को हड़पा था वे बड़े समृद्ध थे, यानी खूब पैसे वाले थे। जैसे कि हेराड एक एग्जाम्पल दे रहा है आपको। ठीक है, ये इस हेराड का एग्जाम्पल दे रहा है। इस हेराड में प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी, यानी बहुत बड़ी आमदनी, तकरीबन 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर। ठीक है, अब ये शब्द दिनारियस क्या होता है? दिनारियस ये 4.5 ग्राम का विशुद्ध चांदी का सिक्का होता है। ठीक है, विशुद्ध चांदी का सिक्का होता है। इस चांदी के सिक्के को ही दिनारियस कहा जाता है, जिसका वजन 4.5 ग्राम माना जाता है। क्या बेटा यहाँ तक आप लोगों को ढंग से समझ में आ रहा है? अपनी तरफ से पूरी कोशिश है बेटा।
वास्तव में इटली के सिवाय जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे हमेशा टैक्स वसूला जाता था, यानी विभिन्न प्रांतों से टैक्स वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक, सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। अभी आप लोगों को सीमा रेखा बढ़ाने की बात कह रहा है कि लगातार इसके राजाओं ने इसकी सीमा रेखा को बढ़ाया। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, उनकी सहायता के लिए आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि इन सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण कैसे रखा उन्होंने? कैसे संभव हुआ कि इन इलाकों की आबादी दूसरी शताब्दी के 20 तक आते आते 6 करोड़ तक पहुंच गई? यानी ऐसा क्या था? तो उसका आंसर आपको मिलेगा शहरीकरण, शहरीकरण या नगरीकरण। इसने बहुत बड़े लेवल पर लोगों को आकर्षित किया काम धंधे के लिए, ताकि वो आप लोगों के जो राजा ने नगर बनाए हैं उन नगरों तक पहुंचे और उन नगरों के माध्यम से कमाई करें। इसके बाद आता है बेटा आपका कि संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र थे। बड़े शहरी केंद्र में एग्जाम्पल डाल रहा है बेटा, ये आप लोगों का एग्जाम्पल डाल रहा है कॉर्थेज, सिकंदरिया और एंटियोक। ये वो शहर हैं जो बेहद समृद्ध थे। ठीक है, आपके साम्राज्य का बहुत बड़ा जो कहते हैं ना नियंत्रण इन शहरों से शुरू होता था। इन शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर भी टैक्स लगाने में सफल होती थी, यानी आसानी से इनके माध्यम से टैक्स भी लगाया जाता था। और जो साम्राज्य को ज्यादातर धन संपदा प्राप्त होती थी वो भी इन इलाकों से होती थी, इन 3 इलाकों से होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन में कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू था। ठीक है, यानी जो प्रशासन व्यवस्था चल रही है ये सत्ता की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन था। ये कहता है कि दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान ज्यादातर जो प्रशासक थे, यानी जो शासन व्यवस्था चला रहे थे सम्राट के नीचे, और जो सैनिक अफसर थे ये बहुत इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से थे। इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों यानी पैसे वाले क्षेत्र से थे, जिसे हमने यहाँ सम्भ्रात वर्ग का नाम दिया। ठीक है बेटा, धनी हुए, सम्भ्रात हुए, आप लोगों के अभिजात हुए। अभिजात ये शब्द भी आ जाएगा आपके पास, यानी अभिजात हुए। इन सब का मीनिंग एक ही है कि धनी वर्ग के लोग थे। ठीक है, सम्भ्रात वर्ग बन गया था, यानी जो सैनिक अफसर थे ये काफी धनी सम्भ्रात वर्गों में से बन गए थे। सेनेट के सदस्यों की तुलना में अब वो ज्यादा शक्तिशाली भी हो गए थे, क्योंकि उन्हें सम्राटों का सीधा समर्थन मिला हुआ था। यानी अब सेनेट के सामने एक और सम्भ्रात वर्ग खड़ा हो गया था जो सेनेट को चुनौती दे रहा था। और वो सब उसका प्लस पॉइंट क्या था? सेनेट तो राजा के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं रखते थे, लेकिन जो सम्राट वर्ग थे वो डायरेक्ट सम्राट के साथ जुड़े हुए थे, तो वो उनका वहां प्लस पॉइंट था। ठीक है, क्योंकि उन्हें सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे यह नया समूह भरकर सामने आया, सम्राट गैलिनस नाम आ गया एक और, इन सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। ठीक है, यानी कि इन सेनेटरों को सेना में सेवा करने और इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में न जा पाए। और संक्षेप में अगर हम कहें तो पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में, दूसरी शताब्दी के दौरान और तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना और प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा लोग प्रांतों के लिए जाने लगे थे,
क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी जो पहले इटली तक ही सीमित हुआ करते थे। ठीक है बेटा, यानी कि पूरी तरीके से नगर व्यवस्था चालू हो गई थी, नगरों का प्रभाव शुरू हो गया था, धनी वर्गों के बारे में ज़्यादा यानी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे राजा के सामने। ठीक है, तो सेनेट पर कम से कम 3वीं शताब्दी तक इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा। क्यों? क्योंकि सम्राट इतालवी मूल के लोगों को लेकर आने लगे थे प्रशासन में। लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए, यानी धीरे धीरे करके प्रांतों से जो आए सेनेटर थे वो ज़्यादा हो गए। ठीक है, इन प्रवृत्तियों से पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का धीरे धीरे पतन होने लगा था और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत ज़्यादा समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्से, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए सम्राट वर्गों का उदय होने लगा था। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे करके इटली और इतालवी लोगों का थोड़ा चलन कम होने लगा था, सम्राट वर्ग उभरने लगा था। ठीक है, और जो भूमध्य सागर के आसपास के जो समृद्ध और आप लोगों के शहरी भाग थे, यानी कि समृद्ध और जो शहरी भाग थे, इन भागों का प्रभाव बढ़ने लगा था। अब आगे तुम्हें कहेगा कि आखिरकार नगर है क्या, तो यहाँ आप लोगों को नगर की डेफिनेशन देगा कि नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंड नायक यानी कि मजिस्ट्रेट थे, नगर परिषद यानी कि सिटी काउंसिल थी और अपना एक सुनिश्चित राज्य का क्षेत्र भी था। दोबारा सुनिए, नगर एक ऐसा केंद्र होता था जिसमें खुद का मजिस्ट्रेट, खुद की सिटी काउंसिल और खुद का अपना एक क्षेत्र हुआ करता था, उसे हम नगर कहते थे। क्लियर है बेटा, जो आपके रोम साम्राज्य में काफी बड़ी मात्रा में थे। ओके, इसके बाद है कि इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब की अपनी अपनी अलग अलग पहचान थी, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा के कारण गांवों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें शहर बना दिया जाता था। और अगर हमारे सम्राट जी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यानी सम्राट के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ये शहर, तो उठा के उन्हें वो गांव बना दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पर एक बात और आती है बेटा कि शहर में रहने वाले लोग यानी लोग शहरों में रहने के लिए क्यों आते थे। ठीक है, तो शहर में रहने के लिए लोग इसलिए आते थे क्योंकि वहां पर खाने की कमी कभी नहीं होती थी, अकाल के समय भी नहीं होती थी। अकाल के दिनों में भी उन्हें ग्रामीण इलाकों की तुलना में कुछ बेहतर सुविधाएं मिल जाया करती थी, इसलिए लोग गांव की बजाय शहरों में रहना ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन का एक खास विशेषता थी, यानी रोम के शहरी जीवन की। अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने सार्वजनिक आप लोगों का स्नान गृह बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सार्वजनिक स्नान गृह के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो जो सार्वजनिक स्नान गृह, सार्वजनिक यानी सभी जिसमें स्नान कर सके, जैसे कि आप लोगों को ये दिखा रखा है। और मैं बहुत अच्छा बताऊं तो बेटा, आप लोग अगर अपने आसपास के इलाकों में देखो तो जैसे जड़ोदा में वो जिसको मल्ला कहते हैं ये लोग, ठीक है, तो वो भी इसका एग्जाम्पल बन सकता है आसानी से, क्योंकि इसी तरीके से बीच में पानी है, साइड में ये आप लोगों की जैसे ये आपकी वो कहते हैं सीढ़ियां लगी हुई हैं नीचे और ऊपर जाने के लिए। तो रोम में ये बेहद बढ़िया माना जाता था सार्वजनिक स्नानागृह को। इसी रोम को देखते हुए जो ईरानी शासक थे, ईरान के जो थे यानी इनके प्रतिद्वंदी थे, ईरान के शासकों ने भी प्रयत्न किया कि वो भी सार्वजनिक स्नानागृह बनाएंगे अपने वहां, लेकिन ईरान में पुरोहित वर्ग, एक सेकंड बेटा ये तो मेरे हाथ के साथ ही चला गया, यानी ईरान में जो पुरोहित वर्ग था, जो उसको पता लगा कि अच्छा यहाँ के जो राजा है वो स्नान गृह बनाना चाहते हैं और वो भी सार्वजनिक है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने राजा को काफी कुछ सुनाया और सिंपल तौर पर यही कहा कि आपने सोच कैसे लिया,
सोच कैसे लिया? क्यों? क्योंकि इस सार्वजनिक स्नान गृह को वो अपवित्र मानते थे। उनका कहना था कि सार्वजनिक अगर स्नान करेंगे, सभी एक जगह स्नान करेंगे, तो जो जल होगा वो अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, क्या बातें समझ में आई मेरी? इसके बाद शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ मनोरंजन अवश्य होते थे। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है बेटा ये, कि जो आप लोगों का शहरी जीवन था, शहर जो बने हुए थे, वहाँ साल में 365 दिन हैं। 365 दिन में से 176 डेज यानी 176 दिन तक तो मनोरंजन के काम होते थे और सभी को उसमें शामिल होना बेहद अच्छा लगता था और सब शामिल भी होते थे। ये तीसरी शताब्दी का संकट बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी कोशिश करो बेटा, अगर हमारा काम आप लोगों के साथ कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहे तो।